अब हम आते हैं आर्टिकल 32 के ऊपर। ये बात करता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है देन आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है इन दैट केस? सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप ऑफ रिट्स इशू कर सकती है। कौन सी है वो? फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन को इलीगली अरेस्ट कर लिया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं करा गया, इन दैट केस जो है कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रेट इशू कर सकती है एंड उस पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए वो बोल सकती है कि उनको आप सुप्रीम कोर्ट में लेके आइए एंड जो उनका इलीगल अरेस्ट है उसको आप खत्म करिए। ओके, मैंडेमस। मैंडेमस के रेट में क्या होता है कि सरकार किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देती है कि आप एक पर्टिकुलर काम करिए। अगर कोई स्टेट की मशीनरी जो है वो काम ढंग से नहीं कर रही है तो उनको मैंडेमस के रेट इशू हो सकती है। प्रोहिबिशन। अगर कोई भी लोअर कोर्ट गलत तरीके से अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर रही होती है इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट उनको प्रोहिबिशन के रेट इशू कर सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि अपनी जो आप जुरिस्डिक्शन है इनको सही तरीके से इस्तेमाल करो। कुओ वारंटो। कुओ वारंटो में ये चीज़ बोली गई है कि अगर कोई पर्सन इलीगल तरीके से किसी पोजीशन पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट पोजीशन पे काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ सकती है, रिट इशू कर सकते हैं उसके खिलाफ कि आप कैसे इस पोजीशन पे काम कर रहे हो, आपके पास राइट ही नहीं है इस पोजीशन पे काम करने का। ओके, सर्टियोरॉरी। इसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकते हैं अगेंस्ट एनी लोअर कोर्ट। अगर वो लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल करती है एंड उसको इस्तेमाल करके एक गलत ऑर्डर पास कर देती है, एक गलत जजमेंट पास कर देती है, इन दैट केस ये जो सर्टियोरॉरी की रिट है ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है। इसका जो क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर ऑफ रिट है हमने जो पढ़ी है अभी उनको किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकती है। हाई कोर्ट के पास तो रिट इशू की पावर है ही, आर्टिकल 226 में हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की पावर है। ओके, ऐसे ही किसी और कोर्ट को भी पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये पावर्स दे सकती है। इसके जो फोर्थ है वो ये बोलता है कि द राइट्स ग्रांटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली नहीं बोलता इन दैट केस जो आर्टिकल 32 का राइट है टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इसको आप वापस नहीं ले सकते हो। ये राइट हमेशा हर सिटीजन के पास रहेगा। ओके, अब जो इसका आर्टिकल 32A है दिस हैज बीन रिपील्ड एंड ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू रीड दिस। अब हम आते हैं आर्टिकल 33 के ऊपर। ये बोलता है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, जो आर्मी में हमारे जवान हैं, उनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस हद तक मिलने चाहिए, उसके ऊपर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। यही आर्टिकल 33 बोलता है। आर्टिकल 34 ये बोलता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है, आर्मी लॉ लगा हुआ है, इन दैट केस उस एरिया में फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको हम कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 35 के ऊपर। आर्टिकल 35 ये बोलता है कि ये जो स्पेसिफिक हमको आर्टिकल्स गिवन है यहाँ पे लिस्ट, इनके ऊपर पार्लियामेंट ही लॉज बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनके ऊपर लॉज नहीं बना सकती है। तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल ये गिवन है तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट 4 के ऊपर जो कि बात करता है डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स के बारे में। अब ये जो भी आर्टिकल्स गिवन है हमको इस पार्ट में, इनके वायलेशन के ऊपर आप कोर्ट ही नहीं जा सकते हो। ओके, लेकिन ये सिर्फ इसलिए गिवन है ताकि हर स्टेट जो है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन प्रिंसिपल्स को
इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे हमारे, उनकी इच्छा थी कि जितने भी आर्टिकल्स ये बात करेंगे, ये प्रिंसिपल्स जो हैं कभी ना कभी एनफोर्समेंट में आए। ओके, अब इसका जो आर्टिकल 36 है ये बोलता है कि स्टेट की डेफिनेशन जो हमको पार्ट 3 में देखने को मिली थी आर्टिकल 12 में, वही डेफिनेशन पार्ट 4 में भी कंटिन्यू करेगी। इसका जो आर्टिकल 37 बोलता है, आर्टिकल 37 इसका ये बोलता है कि जितने भी प्रोविजंस है इस पार्ट में, इनको आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बट यस, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है गवर्नेंस के, एंड हर स्टेट को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके हम आर्टिकल 38 पे आते हैं। ये बोलता है कि हर स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे इनइक्वालिटीज जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ओके, जहाँ पे हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल फैसिलिटी मिले स्टेट की मशीनरी को यूज़ करने की। ओके, इसके आर्टिकल 39 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि मेन और वुमेन कोई भी हो, उनको राइट टू अर्न लाइवलीहुड मिलना चाहिए। उनको राइट मिलना चाहिए कि वो जाएं, कमाएं और अपने घर को चलाएं। ओके, इसका जो क्लॉज बी है वो ये बोलता है कि ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, वो हर पर्सन में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। सी इसका बोलता है कि ऐसा होना चाहिए कि एक ही पर्सन के पास, एक ही फैमिली के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। जो वेल्थ है, जो सरकार की वेल्थ है, वो हर पर्सन में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। डी इसका बोलता है कि मेन और वुमेन को इक्वल पे मिलनी चाहिए फॉर इक्वल वर्क। अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं तो कोई एक जैसी सैलरी भी मिलनी चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। इसका जो ई बोलता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन जो है वो अब्यूज नहीं होने चाहिए। उनको आपको अब्यूज नहीं करना चाहिए किसी की हेल्थ को या किसी की स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स को। ओके, इसका जो एफ है वो ये बोलता है कि चिल्ड्रन को, जो भी बच्चे हैं, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से कि वो अपना बचपन, अपना यूथ जो है वो अच्छे तरीके से बिता सके। आप देखोगे सारी यहाँ पे मॉरल बातें बोली गई हैं। अगर इनको आप एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाते तो क्या ये हो पाते? बिल्कुल नहीं हो पाते। एंड दैट इज़ वाई आर्टिकल 37 में हमको गिवन था कि इन इन प्रोविजंस को आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा पाओगे। अब हम आते हैं आर्टिकल 39A के ऊपर। ये बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट कौन सा आर्टिकल में गिवन है, तो वो हमको आर्टिकल 39A में गिवन है। ओके, इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है फ्री लीगल एड, तो इसके बारे में 39A बात करता है। बस यही क्वेश्चन बनता है इसमें से। अब हम आते हैं आर्टिकल 40 के ऊपर। ये बात बोलता है कि स्टेट्स को कोशिश करनी चाहिए कि पंचायत सिस्टम जो है वो हर जगह पे अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो और पंचायत हर जगह पे अच्छे तरीके से काम करे। इसके बारे में आर्टिकल 40 बोलता है। आर्टिकल 41 ये बोलता है कि राइट टू वर्क हर पर्सन को मिलना चाहिए। हम देखते होंगे मनरेगा की स्कीम जो है उसमें हर पर्सन को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक डेज के लिए काम करने का मौका मिलता है, तो वो आर्टिकल 41 के अंडर ही लाया गया था। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 42 के ऊपर। ये बोलता है कि सरकार को ऐसी कंडीशंस बनानी चाहिए जहाँ पे ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क हो, यानी कि अच्छा काम करने का एटमॉस्फेयर हो, एंड साथ ही साथ मेटर्निटी रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट हो। यानी कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको आप रोज़ ऑफिस बुला रहे हो और उनसे काम करवा रहे हो। एंड ऐसा कॉन्सेप्ट अब आ भी चुका है, इफ़ अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट तो उनको 26 वीक्स की छुट्टी मिलती है, लेकिन उसके लिए उनको पूरे पैसे मिलते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 43 के ऊपर। ये बोलता है कि
सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हर पर्सन को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उनको अपने काम का अच्छा पैसा मिले एंड उनको लेजर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिले। ऐसा कोशिश करनी चाहिए सरकार को। अब हम आते हैं आर्टिकल 43A के ऊपर। ये बोलता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हर वर्कर को ये राइट मिले कि वो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको उस जगह पे अपनी बात रखने का मौका मिले। तो इस चीज़ के ऊपर आर्टिकल 43 ये बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 44 के ऊपर। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन न्यूज़ एंड आप अगर किसी भी गवर्नमेंट की मशीनरी की सुनोगे इंटरव्यूज़, तो वो यही बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ही बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तो कहाँ बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? इट सेज अंडर आर्टिकल 44। ओके, अब हम आते आर्टिकल 45 पे। ये बोलता है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सरकार ऑलरेडी इसके ऊपर लॉ लेके आ चुकी है एंड नाउ इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। अब हम आते हैं आर्टिकल 46 के ऊपर। ये बोलता है कि स्टेट को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड स्केड्यूल कास्ट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, एंड ऑब्वियसली वी हैव मेनी सच लॉज विच डील विद दिस पर्टिकुलर इशू। आर्टिकल 47 पे हम आते हैं। ये बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो जनरल पब्लिक का न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बढ़ाए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन भूखा घूम रहा है एंड ही डज नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशन। सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 47 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 48 के ऊपर। ये बोलता है कि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है ये साइंटिफिक लाइंस के तौर से होनी चाहिए। ओके, सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिए। एंड इसमें एक मेजर चीज़ बोली गई है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि गौ हत्या जो है, स्लॉटर ऑफ काउज जो है वो प्रिवेंट हो, वो ख़त्म हो। तो ये आर्टिकल 48 इटसेल्फ सेज। अब हम आते हैं आर्टिकल 48A के ऊपर। ये बोलता है कि स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है और वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो। ओके, तो ये भी प्रीलिम्स से पूछ लेते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल है। दैट इज आर्टिकल 48A। आर्टिकल 49 बोलता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो। ओके, तो यही आर्टिकल 49 बोलता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 50 के ऊपर। ये बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है दैट देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 51 के ऊपर। ये सिंपल सी बात बोलता है कि सरकार जो है उनको इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे बना के रखने चाहिए। उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ को सरकार फॉलो कर रही है और जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। अब हम आते हैं पार्ट 4A के ऊपर जो कि बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अब ये ड्यूटीज़ हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है कि हर सिटीज़न को किस टाइप से अपने लाइफ को जीना चाहिए। ओके, तो अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके खिलाफ एक कोर्ट केस बन जाता है, बट स्टिल हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करें। ओके, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, अब इन सारी ड्यूटीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बट एक बार हमको बस पढ़ लेना ताकि आपको पता लग जाए कि ड्यूटीज़ में क्या क्या बोला गया है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब हमारा पार्ट 4A हो चुका है एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू सो मच।